हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर का नया लेक्चर लेकर आए। पिछले लेक्चर में हमने डेरिवेशन करी थी nth ऑर्बिट के रेडियस की। आज हम करेंगे टोटल एनर्जी की डेरिवेशन। तो बच्चों, जब भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसके पास दो तरीके की एनर्जी होती है। एक तो होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी, एक तो होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी कि रिवॉल्व कर रहा है, और दूसरी होगी पोटेंशियल एनर्जी। अब इन दोनों को मिला लोगे तो बन जाएगी टोटल एनर्जी। अब का पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब ये मत समझ लेना क्या पोटेंशियल एनर्जी mgh, नहीं भाई आलिया, ये नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ किसी बॉडी को हाइट पर ले जाने से नहीं हो जाती। पोटेंशियल एनर्जी जब कोई बॉडी हाइट पर होती है सिर्फ उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती बॉडी के पास। पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस के दरमियान भी होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये बताया था कूलम्ब्स भाई साहब ने। क्या होती है कि Q1 Q2 बाई आर। Q1 पहला चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज, और R होता है इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस, और K होता है कूलम्ब्स कांस्टेंट। ठीक है, तो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला बोलो, हाफ mv² प्लस। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? के Q1 Q2 बाई आर। के Q1 क्या है? पहला चार्ज, न्यूक्लियस वाला प्लस वाला चार्ज। क्या न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है? Zt। ये पिछले डेरिवेशन में हमने पूरा समझाया था, Zt। अच्छा, इसमें साइन के हिसाब से आपने रखना है। जिस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो आपने नेगेटिव रखना है। ठीक है, तो न्यूक्लियस पर कितना चार्ज? Zt। Z एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन पे चार्ज कितना? E। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? E। चार्ज सेम होता है, लेकिन साइन क्या है? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो हम रखेंगे माइनस E साइन के साथ। ठीक है, तो ये कितना हो गया? के ZE² बाई आर माइनस के ZE² बाई आर। तो रखो माइनस के ZE² बाई आर। ठीक है, थोड़ा सा रेफरेंस डाल के लिख लो। अब जरा पिछले तुमने अगर डेरिवेशन देख कर आए हो, अगर लेक्चर नहीं देखा है पिछला तो देख कर आओ। बोहस डेरिवेशन mv²। क्या होता है mv²? mv² पिछली डेरिवेशन में आपको पता, आपने अगर देखा है तो आपको पता होगा mv² क्या होता है। mv² होता है के ZE² बाई आर। mv² इज इक्वल टू के ZE² बाई आर। ये कैसे होता है, क्या होता है, ये पिछली डेरिवेशन में आप देख कर आ जाओ। mv² की जगह रख दो के ZE² बाई आर, और ये माइनस का के ZE² बाई आर। हाफ के ZE² बाई आर माइनस 1 के ZE² बाई आर। हाफ में से 1 माइनस होगा, आएगा माइनस हाफ के ZE² बाई आर। ठीक है, अब रेडियस क्या होता है? ये हो गया टोटल एनर्जी। अब तुम्हारे पास के कांस्टेंट है, एटॉमिक नंबर, ये तो अलग अलग एटम का अलग अलग होगा। चार्ज कांस्टेंट, रेडियस की वैल्यू रख दो यहाँ पर। रेडियस क्या होता है? पिछली डेरिवेशन में हमने ड्राइव करवाया था, n² बाई 4 पाई स्क्वायर m के ZE²। ये होती है डेरिवेशन, ये होती है डेरिवेशन हमने कराई थी रेडियस की। यहाँ वैल्यू रख दो रेडियस की। ये हो गया टोटल एनर्जी माइनस हाफ के ZE²। रेडियस की जगह रख दो रेडियस की वैल्यू n² बाई 4 पाई स्क्वायर m के ZE²। ठीक है, अब ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ये मर गया। टोटल एनर्जी हो गई माइनस के ZE² बाई
एन स्क्वायर एच स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर एम के जेड टी स्क्वायर। अब इसको रेसिप्रोकल करो, ऊपर ले जाओ, ये हो गया -2 पाई स्क्वायर एम के और के क्या होगा, के स्क्वायर, ऊपर लेके जाओ ना, रेसिप्रोकल किया, के स्क्वायर जेड और जेड स्क्वायर, और ये हो गया E4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब ज़रा इसमें कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ करो और बाकी की जो टर्म्स हैं उन्हें एक तरफ करो जो कांस्टेंट नहीं होंगी। अच्छा, ये डेरिवेशन तो ड्राइव होगा ही, आपकी डेरिवेशन ड्राइव होगा, ये टोटल एनर्जी की डेरिवेशन, ठीक है, ये आपकी टोटल एनर्जी की डेरिवेशन है। अब हम आपको ई के डेमकेट के हवाले से बता रहे हैं, और एमसीक्यूज़ वगैरह बोर्ड एग्जाम्स में कैसे आते हैं, अगर आपसे पूछ ले भाई इस ऑर्बिट के बताओ, दूसरे ऑर्बिट के बताओ, तो देखो भाई, अब ज़रा तुम कांस्टेंट टर्म को एक तरफ करो, -2 कांस्टेंट, पाई की वैल्यू कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, के की वैल्यू कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, बचा क्या, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जेड एटॉमिक नंबर, अलग अलग एटम के लिए अलग अलग, nth शेल नंबर या ऑर्बिट नंबर। अब अगर तुम फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालो तो यहाँ 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर, और नीचे भी 1 का स्क्वायर, तो ये पूरा टर्म तो 1 हो गया, ये पूरा टर्म तो 1 1। तो तुम्हारे पास फर्स्ट शेल की जो एनर्जी आएगी कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे भाई फर्स्ट हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 का स्क्वायर 1, शेल ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट की 1 का स्क्वायर 1, ये टर्म पूरा 1, तो आपके पास जो फर्स्ट शेल की जो एनर्जी आएगी वो आएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि पता ये लगा कि अपने पास असल में जो वैल्यू आएगी 13.6 वो इस कांस्टेंट टर्म की आएगी सारी, क्योंकि भाई ये तो वैसे ही 1 है, ये 1 हो गया, ठीक है। यानी कि एक बात तो पता लगी कि अगर आपको nth ऑर्बिट की, किसी भी ऑर्बिट की अगर आपने एनर्जी निकालनी है तो क्या कर दो, -13.6 बाई जेड स्क्वायर एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, क्योंकि भाई ये टर्म तो कांस्टेंट है, ये टर्म तो पूरा कांस्टेंट 13.6, जेड एटॉमिक नंबर, एन होता है शेल नंबर या ऑर्बिट नंबर, अगर सेकंड ऑर्बिट के बोलते हैं यहाँ सेकंड रखो, एनर्जी यहाँ निकल जाएगी। ये सब कुछ एक बार पूरा रखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अगर तीसरे ऑर्बिट के बोलता है तो निकाल लो, nth ऑर्बिट मतलब चौथा ऑर्बिट के बोलता है, अब जो भी ऑर्बिट हो आप वो उसकी आराम से निकाल लोगे, बार बार ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपसे पेपर में MCQ उसने पूछ लेता है भाई हाइड्रोजन के तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, तो आप निकाल लो, दूसरे ऑर्बिट की क्या है तो निकाल लो, कुछ भी हो, किसी भी एटम का आपको ऑर्बिट दे दें तो आप उसको आराम से निकाल लोगे, सिंप्लीफाई करिए। अच्छा, पहले ऑर्बिट की ये, अच्छा देखो एक बात बताओ, इससे पता क्या लगा, इससे अपने को एक बात पता लगी। अच्छा, ये डेरिवेशन जो ड्राइव होगा यहाँ तक, ये अब इसको और आपको इसको कॉपी कर लो, पोस्ट करके कॉपी कर लेना। अब इससे देखो पता क्या लगा, कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं आपको हम, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो पता तो सबसे पहली बात तो ये अपने को ये पता लगा कि जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। दूसरी बात क्या पता लगी कि जो टोटल एनर्जी होती है इस नेगेटिव इन्वर्स, वो नेगेटिव इन्वर्स होती है भाई किसका, स्क्वायर ऑफ ऑर्बिट। टोटल एनर्जी देखो -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। टोटल एनर्जी क्या है, नेगेटिव इनवर्स है ऑर्बिट के स्क्वायर के। अच्छा, टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है और इस नेगेटिव इनवर्स
किसका, स्क्वायर के और ऑर्बिट के स्क्वायर के। दो बात ये पता लगी। अब तुम जब हाइड्रोजन के पहले शेल की में अगर एनर्जी बोलूँ तो कितनी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। N1 N2 दूसरे ऑर्बिट की बोलो तो कितनी आएगी, 2 की जगह, अब 2 नहीं, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 से डिवाइड करोगे इसको, ये आएगी आपके पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे ऑर्बिट की बोलूँ, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथे ऑर्बिट की निकालोगे तो चौथे ऑर्बिट की जब निकालोगे तो इसको 4 का स्क्वायर 16, तो हमारे पास आएगी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो इस बात से पता क्या लग रहा है, लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हें इसमें से किस ऑर्बिट की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, किस ऑर्बिट की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इस वाले की। क्यों, अरे भाई माइनस से लगा है, माइनस में सबसे हाईएस्ट वैल्यू छोटी है, सबसे कम वैल्यू बड़ी है, माइनस से लगा है। अब तुम्हें फॉर्मूले से तो ये पता लग रहा होगा यार ये टोटल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के, मतलब जैसे जैसे हायर ऑर्बिट होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। लगता है ऐसा रहा, लेकिन ज़रा गौर से देखो माइनस लगा हुआ है, नेगेटिव इनवर्स है भाई स्क्वायर ऑर्बिट के, समझ रहे हो। तो -0.85 हायर ऑर्बिट की एनर्जी सबसे ज़्यादा, उसके हाँ मतलब हायर ऑर्बिट की एनर्जी सबसे ज़्यादा और सबसे लोवेस्ट एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट की, फर्स्ट शेल की होती है, ठीक है। और दूसरी बात, अब तुम जब N1 और N2 के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 13.6 और 3.4 के दरमियान 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ये हो किसके दरमियान डिफरेंस, N1 माइनस डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड और थर्ड के दरमियान कितने का डिफरेंस, 3.4, 1.51। मतलब देखो एक बात से तुम्हें पता क्या लग रहा है कि जैसे जैसे तुम लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जा रहे हो, एनर्जी का जो डिफरेंस है वो क्या होता जा रहा है, वो डिक्रीज होता जा रहा है। सबसे ज़्यादा डिफरेंस किसका, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट और सेकेंड ऑर्बिट के दरमियान। अब थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट के दरमियान डिफरेंस लोगे, थर्ड और फोर्थ डिफरेंस के दरमियान, थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस ये आएगा 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड और थर्ड का लोगे तो और कम होगा इसके मुकाबले में। मतलब सबसे ज़्यादा आप ये देख रहे हो कि लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जब तुम जा रहे हो, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जा रहे हो तो असल में हो क्या रहा है, जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ तुम जा रहे हो तो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है। सबसे ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस फर्स्ट और सेकंड के दरमियान, और फिर उससे कम सेकंड और थर्ड के दरमियान, फिर उससे भी कम थर्ड और फोर्थ के दरमियान। ये बात अपने को पता लगी, ठीक है। पॉज करो, नोट कर लेना, पॉज करके नोट करो। ये एक्सप्रेशन है अपनी टोटल एनर्जी की, यहाँ सब कुछ कांस्टेंट है। के की वैल्यू क्या होती है, 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 10⁻31 kg। प्लांक्स कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट होता है, 6.625 एक्सपोनेंट द पावर -34 जूल सेकेंड। सही है। अब बच्चों अपने को जो अब डेरिवेशन जो करनी है, जो पेपर में आती है असल में, वो है फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड, जो जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो रेडिएट करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी की अपने को डेरिवेशन ड्राइव करनी है। तो देखो अब बोर्ड्स लॉ के मुताबिक अगर तुम बात करें फ्रॉम
बोहर्स मॉडल, फ्रॉम बोहर्स मॉडल। देखो अगर तुमने बोहर्स मॉडल नहीं देखा तो देख कर आ जाओ, अगर डेरिवेशन तुम्हें देखनी है, पर अगर पढ़ चुकी हो तो अच्छी बात है। बोहर्स आपने क्या कहता है कि जनाब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करे या रिलीज करे, वो क्या होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर ही होना चाहिए, उनके डिफरेंस के बराबर ही होना चाहिए। और ये क्या होता है, एच म्यू, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच म्यू। अगर नहीं देखा तो देख कर आ जाओ। डेल ई क्या होगा, ई टू माइनस ई वन, भाई ऐसे तो डिफरेंस निकालोगे, ई टू माइनस ई वन एच म्यू। ई टू टोटल एनर्जी की एक्सप्रेशन, अभी क्या बताई थी हमने आपको, टोटल एनर्जी की एक्सप्रेशन बोलो, अभी ये बताई थी ना आपको टोटल एनर्जी। अगर याद नहीं है तो ऐसे याद कर लो, माइनस हाफ के जेड स्क्वायर और ये बाई आर। अगर यहाँ पर भूल जाओ तो इस तरीके से निकाल लो, ये बस ये टर्म याद रख लो। उसके बाद रेडियस की टर्म तुम्हें याद होगी, रेडियस की टर्म आराम से रखना है ऐसे, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। अगर टोटल एनर्जी की टर्म तुम कभी भूल जाओ, जब तुम ये कर रहे हो और तुम ये भूल गए तो तुम इतना टर्म याद रख लो, रेडियस की टर्म तुम्हें याद होगी, वो उसको रखना, फिर आराम से तुम कर लेना, 2 1 2 2 2 4। क्या टर्म आ गई, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4 बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से याद रख लेना, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4। बस ये इतनी एक्सप्रेशन तुम याद रखो, बाकी रेडियस की एक्सप्रेशन तुम्हें याद होगी। अब वो तो याद करना ज़रूरी है भाई, तो भूल जाओ तो फिर ऐसा करके निकाल लेना, सिंपल। तो क्या एनर्जी की टर्म बोलो। अब देखो एनर्जी तो ऑर्बिट्स की कांस्टेंट होती है, टोटल एनर्जी फ़र्क कैसे ऑर्बिट का फ़र्क होता है। E2 बोलो तो E2 हो गई आपके पास कितनी है, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4 बाई एन 2 का स्क्वायर एच स्क्वायर। बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4 प्लांक्स की कांस्टेंट है। डिफरेंस क्या होगा, सेकंड और फर्स्ट ऑर्बिट, ये होगा सेकंड ऑर्बिट n2 का स्क्वायर माइनस फोर मिलेगा, फिर माइनस कर दो E1। भाई टोटल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है ना, नेगेटिव, तो नेगेटिव, अब माइनस फोर मिलेगा और E1 क्या माइनस, वही वैल्यू होगी 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4 बाई, यहाँ क्या हो जाएगा n1 का स्क्वायर और एच स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4 n1 स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस वाले टर्म को तुम, और ये सब क्या, ये इसको तुम याद रख लेना। चलो भाई, इज इक्वल टू एच म्यू, म्यू फ्रीक्वेंसी और एच प्लांक कांस्टेंट। प्लस वाले को पहले लिख लो, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4 बाई n1 स्क्वायर और एच स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4 बाई n2 स्क्वायर एच स्क्वायर। सही है भाई, ये टर्म तो पूरा कांस्टेंट ही होगी एनर्जी, सिर्फ ऑर्बिट चेंज होगा। 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4। ठीक है, और ये क्या है, एच इक्वल टू एच म्यू। अब यहाँ से ये तो ऊपर, ये पूरी चीज़ तो कांस्टेंट है, ऊपर से कांस्टेंट ले लो और नीचे से एच प्लांक्स कांस्टेंट ले लो एच स्क्वायर। तो क्या हो गया, ये हो गया 2 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4, और यहाँ से एक प्लांक्स कांस्टेंट ले लो, यहाँ क्या बचा 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। सही है,
अरे भाई 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e4 ही कॉन्स्टेंट ले लिया, नीचे पे से प्लैंक भी कॉन्स्टेंट ले लिया। यहाँ क्या बचा n1, ये n1 स्क्वायर और n2 स्क्वायर। अच्छा देखो यहाँ से तो कांस्टेंट तुमने लिया है ना, ये z तो अलग अलग होगा। 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e4 z स्क्वायर तुमने क्या लिया है कांस्टेंट, ये ले लिया तुमने कांस्टेंट, ये पूरी टर्म कांस्टेंट। तो ये है अपने पास किस चीज़ की एक्सप्रेशन h इज इक्वल टू म्यू। ये अपने पास किसकी एक्सप्रेशन आ रही है फ्रीक्वेंसी की। अब ज़रा गौर से देखो, ये h म्यू इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e4 z स्क्वायर बाई h स्क्वायर। यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालना है तो एक्सप्रेशन तो आप बता जाएगी। प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड इधर मल्टीप्लाई इधर लाकर डिवाइड करा दो, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e4 z स्क्वायर, ये हो जाएगा h क्यूब। और ये अपने पास क्या आ गई फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन। ठीक है, ये है फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन। पेपर में आए तो डेरिवेशन किस तरीके से करनी है पोस्ट करके नोट कर लो। बस एक लास्ट डेरिवेशन है, पोस्ट करके नोट कर लो। ये है अपने पास डेरिवेशन फ्रीक्वेंसी की। पाई की वैल्यू कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, एटॉमिक नंबर, ये तो अलग अलग एटम का अलग अलग, प्लैंक्स की वैल्यू कांस्टेंट। अब एक आखिरी डेरिवेशन है वेव नंबर की। अच्छा, वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर कहते हैं नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, इसी को कहते हैं वेव लेंथ, वेव नंबर, इसी को कहते हैं वेव नंबर। उसको फॉर्मूला बोले तो वेव नंबर म्यू बार इज इक्वल टू म्यू बाई सी। असल में ये रेशो होता है फ्रीक्वेंसी का और स्पीड ऑफ लाइट का। और वेव नंबर कहते हैं किसे? यूनिट लेंथ में कितनी वेव है, एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव है, उसी को कहते हैं वेव नंबर। निकालने का तरीका म्यू बार इज इक्वल टू म्यू बाई सी। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, और म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो अपने को क्या करना है? ड्राइव करना है म्यू बाई सी। या देखो ऐसे देख लो, वेव नंबर क्या है? म्यू बाई सी, फ्रीक्वेंसी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? ये फ्रीक्वेंसी अपना हो जाएगा सी म्यू बार। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी म्यू बार। तुमने अभी फ्रीक्वेंसी का जो फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन ड्राइव करी, क्या निकाली थी? 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e4, यही निकाली थी। 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e4, नीचे क्या था? h स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, यही निकाली ना डेरिवेशन। अभी एक्सप्रेशन यही ड्राइव करी ना भाई। 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e4 बाई h स्क्वायर, यही डेरिवेशन ड्राइव करी थी। फ्रीक्वेंसी की जगह तुमने तो वेव नंबर ऐसा ड्राइव करना, सी म्यू इज इक्वल टू सी म्यू बार। यह म्यू बार क्या है? वेव नंबर, म्यू फ्रीक्वेंसी और सी स्पीड ऑफ लाइट। म्यू की जगह फ्रीक्वेंसी की जगह फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रख दो, ये सी और म्यू बार। ये क्यूब है ना भाई, क्यूब 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e4 बाई h क्यूब। ठीक है, अब c मल्टीप्लाई हो रहा है म्यू बार के साथ, इधर लाओगे तो डिवाइड करेगा। 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e4 बाई सी h क्यूब।
1/n1² माइनस 1/n2² म्यू बार। अब जरा देखो, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट, एटॉमिक नंबर, ये देखो E4, चार्ज कांस्टेंट, एटॉमिक नंबर तो अलग अलग एटम का अलग अलग इसके लिए, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट। इन सारे कांस्टेंट को जब तुम देखोगे, सारे कांस्टेंट हैं, इन सारे कांस्टेंट को सिंप्लीफाई करने के बाद एक नया कांस्टेंट जिसे कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट। तो म्यू बार क्या हुई, RH Z² 1/n² माइनस 1/n2²। ये अपने पास एक्सप्रेशन किसकी है, वेव नंबर की, ठीक है। ये RH क्या, रेडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट क्या होती है भाई, 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स। और वेव नंबर को भी अपन किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स में। 10,9,6,7,8 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये एक्सप्रेशन है म्यू बार यानी ये वेव नंबर की। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी से जितनी भी पॉइंट थे, जितनी भी डेरिवेशन थी, हमारा डेरिवेशन का सारा जो सीरीज़ थी वो ख़त्म हो गई है। पेपर में जितनी भी डेरिवेशन आती है वो हमने आपको सारी डेरिवेशन करा दी है। अब आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी पढ़ाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।